एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल SRBSC क्लासेस। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे BSc के फर्स्ट सेमेस्टर में जो थर्ड यूनिट है दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक। अब मैंने सोचा कि जो हमारी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक का, इस यूनिट को मैं एक बहुत अच्छे तरीके से लॉन्च करूं, एक फंडामेंटल ऑर्गेनिक बैच के तरीके से लॉन्च करूं, जहां बच्चों में जिसकी भी ऑर्गेनिक वीक है, जिसने भी बचपन से ऑर्गेनिक नहीं समझ पाई या जिसको ऑर्गेनिक के कुछ कुछ टॉपिक्स में डाउट होता है, यहाँ पे ये क्लास उन सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। देखिए, बिहार राज्य के बच्चों के लिए तो उनका सेमेस्टर का ही कोर्स है, ये उनके सेमेस्टर में ही आ जाता है, लेकिन बाकी जितने भी बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं, चाहे तो आप BSc के बच्चे हो या फिर आप 11th 12th के बच्चे हो या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर एग्जांपल JEE या नीट की तैयारी भी क्यों ना कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ हम बेसिक ऑर्गेनिक की बात करने वाले हैं। यस, जिसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि आपको एक क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, वो भी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ आपको आकर के चैनल सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को लेकर आना है और बस वीडियो का मजा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट ऑर्गेनिक आपको देंगे विद फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, बस थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपकी संख्या कैसी रहेगी, आपका प्यार कैसा रहेगा, क्योंकि आपकी संख्या, आपके कमेंट्स, आपका प्यार ही हमारे लिए मोटिवेशन है। अदरवाइज जो ऐप पे हमारा कोर्स लॉन्च हुआ है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, वहां पर तो ये पूरा वीडियो लेक्चर्स जाएगा ही टिल द एंड, लेकिन अगर हमें यूट्यूब से प्यार मिला, अगर हमें यूट्यूब की जनता मिली, तो हम सारी की सारी वीडियोज यूट्यूब पर भी लेकर आएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर के साथ, दैट जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ये होने वाला है आज का लेक्चर नंबर 3। ये होने वाला है आज का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले भी मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूं, जहां पर हमने क्या कवर किया था। पहले लेक्चर में तो मैंने आपको बताया था कि पूरा हम किस तरीके से चलने वाले हैं, क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, कहां से शुरू करेंगे, और हमने इंडक्टिव इफेक्ट अपने उस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था। इंडक्टिव इफेक्ट कितने टाइप के होते हैं, उनमें कौन कौन से टाइप में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं, प्लस आई ग्रुप्स क्या होते हैं, माइनस आई ग्रुप्स क्या होते हैं, इन दोनों लेक्चर्स के अंदर, प्रीवियस दोनों लेक्चर्स के अंदर बहुत ही ज्यादा डिटेल में मैंने आपको करवा दिया है। टाइप ऑफ इंडक्टिव, उसके ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, किस बेसिस पर हम उसको प्रायोरिटाइज करते हैं, एवरीथिंग मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर तो आपने वो लेक्चर्स देखे नहीं है, तो सबसे पहला काम है बेटा आपके लिए, आप उन लेक्चर्स को जाकर गो थ्रू करेंगे। पहला काम, उन लेक्चर्स को जाकर गो थ्रू करो, अगर अभी तक तुमने देखा नहीं है तो, क्योंकि अगर बेटा आपने वो नहीं देखा है तो आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। आज हम यहाँ पर एकदम नए टॉपिक, फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमारा जो आज का फ्रेश टॉपिक है बेटा, दैट इज रेजोनेंस। अब जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा उसको पता होगा कि रेजोनेंस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास रेजोनेंस। यहाँ पे आज की ये वीडियो देखने के बाद आपके पास ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जो रेजोनेंस का हो और आपसे बने ना, इतना मैं अश्योर कर देती हूँ आपको। रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सब बच्चों को पता होगा। पूरे GOC में इंडक्टिव इफेक्ट से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजोनेंस, तो रेजोनेंस खुद में एक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ समझने वाले हैं कि भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो इंपॉर्टेंट है ना। कल ही मैंने बोला था ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। हम थ्योरी कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सब कुछ करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। तो बी रेडी, स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक, दैट इज रेजोनेंस। भाई रेजोनेंस होता क्या है, व्हाट इज कॉल्ड एज अ, समझो। जैसे कि मान लो मैंने ये एक कंपाउंड बना दिया, क्या बनाया हमने, ये एक कंपाउंड बनाया। अब बेटा ये जो डबल बॉन्ड है वो अगर यहाँ आ जाए, ये वाला डबल बॉन्ड कुछ यहाँ मूव कर जाए, तो ये कैसे दिखने लगेगा, तो मैम ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा कि ये वाला डबल बॉन्ड मैम यहाँ आ चुका है, ये वाला डबल बॉन्ड मूव कर चुका है, तो यहाँ आपने निगेटिव चार्ज लगा दिया, यहाँ पे मैम आपने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, कुछ इस तरीके से लगा दिया, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको हम डीलोकेलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं मैम डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एज वेल, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं मैम, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बेसिकली डीलोकेलाइज करते हुए आ रहे हैं, है ना। अच्छा, रेजोनेंस मार्केट में आया क्यों, रेजोनेंस आया कब, और रेजोनेंस कहता क्या है, समझिए। जब किसी कंपाउंड का एक सिंगल स्ट्रक्चर अगर गिवन है,
अगर तो किसी कंपाउंड का एक सिंगल स्ट्रक्चर गिवन है और वो सिंगल स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, अगर किसी कंपाउंड का एक सिंगल स्ट्रक्चर गिवन है और वो सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो हमने उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का सोचा। और इन स्ट्रक्चर्स को कहते हैं बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे उनसे थोड़ा 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 कंट्रीब्यूशन लेंगे। जैसे मान लिया एक ये हमारे पास कंपाउंड था, इसका ये है स्ट्रक्चर नंबर 1। अब इसी का हमने दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, लेट अस सपोज ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर 2। अब हम बेसिकली क्या बनाएंगे, हम इनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेंगे। कंट्रीब्यूशन बोले तो जैसे ये है, अब डबल बॉन्ड यहां पर है थोड़ी देर के लिए, तो हम ये दिखा देते हैं कि थोड़ी देर के लिए डबल बॉन्ड यहां भी था। अच्छे से थोड़ा सा दिखाती हूँ दूसरे पेन से ताकि ये हाईलाइट हो सके। डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ था अपना, फिर क्या डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ आया है? यस मैम, यहाँ भी डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए आया है, तो डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ भी आया। डबल बॉन्ड तो मैम थोड़ी देर के लिए यहाँ भी है, यानी डबल बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहाँ भी आया। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड में इस वाले स्ट्रक्चर का भी हमने कंट्रीब्यूशन लिया है और इस वाले स्ट्रक्चर का भी हमने कंट्रीब्यूशन लिया है, तो ध्यान से सुनना। व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड is not able to explain all the properties, अगर किसी कंपाउंड का कोई एक सिंगल स्ट्रक्चर सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तब हम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हम अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से थोड़ा थोड़ा उनका कंट्रीब्यूशन लेते हैं। उनके कंट्रीब्यूशन से जो बनता है वो होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बनता है? उनके कंट्रीब्यूशन से जो होता है वो बनता है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो किसी भी कंपाउंड के बारे में सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने का काम करता है। वापस से सुनना, किसी भी कंपाउंड में सारी प्रॉपर्टीज रेजोनेंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हमें सारी प्रॉपर्टीज चाहिए थी और ये सारी प्रॉपर्टीज बता नहीं पा रहा था, तो हमने उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हर एक जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं उन सबका एक एक कंट्रीब्यूशन लेंगे। कितना कंट्रीब्यूशन लेंगे आगे बताऊंगी। सबके कंट्रीब्यूशन से जो बना वो था रेजोनेंस हाइब्रिड। सबके कंट्रीब्यूशन से बना यानी सभी की प्रॉपर्टीज को वो कैरी कर रहा है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो हमें सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता है। तो इन्हीं को कहते हैं बेटा हम रेजोनेंस। और ये हमारे पास फिनोमेना पूरा रेजोनेंस हाइब्रिड बनना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना, दिस इज ऑल अबाउट द रेजोनेंस। अब रेजोनेंस हाइब्रिड जो बना है वो सारी प्रॉपर्टीज हमें इजीली एक्सप्लेन कर देगा, है ना। जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है वो क्या करेगा? सारी प्रॉपर्टीज इजीली एक्सप्लेन कर देगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो आप लोग ये लिख सकते हो मेरे साथ साथ। व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर of any compound is not able to explain all the properties क्या लिखा है मैम? जब एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड इज नॉट एबल टू ऑल द प्रॉपर्टीज, इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, देन हम क्या करते हैं? देन ड्रॉ डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स। देन ड्रॉ different possible Lewis structures. Then draw different possible Lewis structures which are known as resonating structures. हम डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उन्हीं लुईस स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है मैम? उन्हीं लुईस स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बोला जाता है। उन्हीं लुईस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं मैम? वही लुईस स्ट्रक्चर्स हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाती हैं। इतना समझ में आया? नाउ टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर हम क्या करते हैं? टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Take contribution from each resonating structure
हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अपना एक कंट्रीब्यूशन लेंगे. व्हाट वी विल डू मैम, वी विल टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड. और वो जो हाइब्रिड होगा वो क्या करेगा मैम, वो हाइब्रिड सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा होगा. तो वी विल टेक कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म अ हाइब्रिड, and that resonance hybrid and then resonance hybrid will explain all the properties, and the resonance hybrid will explain all the properties. तो ये होता है बच्चा हमारे पास में रेजोनेंस. क्या होता है ये मैम, ये हमारे पास में होता है रेजोनेंस. वापस से समझाऊं मैं क्या होता है रेजोनेंस. व्हेन अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज. जब एक सिंगल स्ट्रक्चर आपको सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जैसे मैं प्रियंका हूं, आप सभी मुझे प्रियंका मैम से जानते हो, लेकिन आप सभी लोग इतना मेरे बारे में जानते हैं कि प्रियंका मैम पढ़ाती कैसा है. आप लोग ये जानते हैं कि प्रियंका मैम कौन सा टॉपिक पढ़ाती हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, क्या तरीका है प्रियंका मैम का पढ़ाने का, प्रियंका मैम दिखती कैसी हैं, आपको इतना पता है. लेकिन आप में से किसी को भी मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं पता कि पर्सनल लाइफ में मैं कैसी हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कैसी हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में कैसी हूँ, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ कैसी हूँ. मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में आपको कुछ नहीं पता. आपको सिर्फ उतना पता है जितना मैं आपको पढ़ा के चली जाती हूँ, बस दैट इज इट. तो आपको मेरे बारे में बहुत सारी चीजें नहीं पता है, बहुत कम चीजें पता है. मेरा प्रोफेशनल बिहेवियर पता है. अब मेरे पेरेंट्स को क्या पता होगा, मेरे पेरेंट्स को मेरा पर्सनल बिहेवियर पता होगा कि मैं पर्सनली कैसी हूँ. मेरे फ्रेंड्स को ये पता होगा कि मैं अपने दो फ्रेंड्स के साथ में कैसी हूँ. तो अलग अलग इंसान के साथ में मैं अलग अलग बिहेव करती हूँ. आपके सामने मैं कुछ और हूँ, मेरे फैमिली के साथ में मैं कुछ और होंगी, मेरे फ्रेंड्स के साथ में मैं कुछ और होंगी. अगर किसी को भी मुझे पूरा जानना है, कोई भी अगर ऐसा इंसान होता है जिसको मेरे बारे में सब कुछ जानना है, मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, एवरीथिंग, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हर एक चीज से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा. उसको मैं मेरे पेरेंट्स के सामने कैसी हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के सामने कैसी हूँ, मेरे फ्रेंड्स के सामने कैसी हूँ, सबके लिए थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा. अब जब सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेके जब वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा, यानी मेरी पर्सनालिटी को सबके सामने सबके साथ में एक एक करके बेसिकली उसको पता चल जाएंगी कि ये प्रियंका मैम यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, यहाँ ऐसी है, उसके सामने एक एनालिसिस हो जाएगा पूरा. तब उसको मेरी सारी प्रॉपर्टीज, मेरा पूरा बिहेवियर पता चल जाएगा कि यस प्रियंका मैम स्टूडेंट्स के सामने ऐसी है, फैमिली के सामने ऐसी है, प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी है ना. तो जब एक चीज यानी कि एक 1-to-1 कॉन्वर्सेशन सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाती किसी भी कंपाउंड की, तो उस कंपाउंड के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डिफरेंट जगह पे उसकी पर्सनालिटी क्या है, हम उससे कंट्रीब्यूशन लेते हैं और कई सारे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहते हैं. फिर उन सभी का कंट्रीब्यूशन लेके हम एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं और वो हाइब्रिड सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर देता है. इसको क्या बोला था हमने, इसको हमने बोला था रेजोनेंस. इसको क्या बोला था, इसको हमने बोल दिया था रेजोनेंस. चलो अब आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करती हूँ कि भाई आपको बेसिक नॉलेज कितनी है. लेट अस सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, लेट अस सपोज हमारे पास एक ये कंपाउंड है. अगर हमें एक ये कंपाउंड है, एक और कंपाउंड और दे देती हूँ, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड OH. यस, अगला कंपाउंड ये ले लेते हैं. डन. हमारे पास दो कंपाउंड है बच्चा. अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों कंपाउंड्स में किसमें डीलोकेलाइजेशन पाया जा रहा है, इन दोनों कंपाउंड में किसमें डीलोकेलाइजेशन पाया जा रहा है और किसमें रेजोनेंस पाया जा रहा है. अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों कंपाउंड्स में से किसमें पाया जा रहा है डीलोकेलाइजेशन और किसमें पाया जा रहा है रेजोनेंस. मुझे ये बता दो भाई, किसमें मिल रहा है हमें डीलोकेलाइजेशन और किसमें मिल रहा है हमें रेजोनेंस. डीलोकेलाइजेशन बोल सकते हो या फिर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो. इसका सबसे सही शब्द कॉन्जुगेशन होना चाहिए. हमें बता दो कि कहां पर आपको कॉन्जुगेशन मिल रहा है, कौन कॉन्जुगेटेड सिस्टम है और कहां पर आपको रेजोनेंस मिल रहा है. ये चीज हमें आप एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चा. कहां पे रेजोनेंस मिल रहा है, कहां पर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, बता दो भाई.
क्या यहाँ पर रेजोनेंस मिल रहा है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है मैम? रेजोनेंस का मतलब होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर बनाना। क्या इसके आप कोई और लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो? एक बार कोशिश करके दिखाऊं मैं आपको। अगर मैं इसका पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर बना पाई तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो देखो CH3 एज इट इज रहने देते हैं, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा। हमने एक लुईस स्ट्रक्चर तो इसका ऐसे बना दिया, यानी इसका लुईस स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है। यहाँ पे इसका लुईस स्ट्रक्चर तो पॉसिबल है, बन सकता है। इसका देखो, क्या इसका लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? क्या इसका लुईस स्ट्रक्चर आप बना सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल बना सकते हैं। इसमें भी लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसका भी लुईस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब दोनों में ही रेजोनेंस पॉसिबल है। यानी हम लिख सकते हैं कि रेजोनेंस इज पॉसिबल इन बोथ केसेस। रेजोनेंस इज पॉसिबल इन बोथ केसेस। कोई भी कंपाउंड दिया हो, आप बहुत ही इजीली उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही इजीली बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती। कोई भी कंपाउंड दिया होगा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब बनाते कैसे हैं वो भी मैं आगे बताऊंगी, ठीक है? डरना नहीं है, बिल्कुल भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं। अभी के लिए इतना समझो, कोई भी स्ट्रक्चर गिवन होगा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, यानी रेजोनेंस तो दोनों में ही प्रेजेंट है भैया, बिल्कुल प्रेजेंट है। अब सवाल उठता है कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है। एक कंपाउंड आपके ये पास ये है, एक कंपाउंड ये है, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या यहाँ पे कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होती कब है? अगर तो मैम हमारे पास में, अगर तो हमारे पास में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तब इजीली कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। अगर हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड पॉसिबल है, तब भी हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, तब भी हमारे पास कॉन्जुगेशन पॉसिबल होती है। तो कॉन्जुगेशन क्या यहाँ पर पॉसिबल होने के चांसेस लग रहे हैं आपको? डू यू थिंक यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल होगी? मैम देखिए ना, ये डबल बॉन्ड है और सिंगल है फिर डबल है, यानी यहाँ पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। लिखिए, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और जब जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, जब जब अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, तब तक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा। डन। हमारे पास यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी हम क्या कह सकते हैं, यानी इस वाले में तो मैम कॉन्जुगेशन भी बिल्कुल अच्छे से प्रेजेंट है, इस वाले में तो मैम कॉन्जुगेशन भी बहुत अच्छे से प्रेजेंट है हमारे पास में। यस, यहाँ पर हमारे पास कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। देखिए मैम, अल्टरनेट था, डबल सिंगल डबल, हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। लेकिन क्या यहाँ कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगा? यहाँ तो देखो मैम, ये वाला सिग्मा डबल सिग्मा, यहाँ तो मैम अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड से थोड़ी ना कॉन्जुगेशन आता है। कॉन्जुगेशन आने के लिए हमें अल्टरनेट या तो डबल बॉन्ड चाहिए, या तो कोई प्लस या माइनस का चार्ज होता है। यहाँ पे ना यहाँ पे कोई चार्ज है, ना ही ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर गिवन है बच्चा, यहाँ पर नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, यहाँ पर कोई भी कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अब बहुत ईमानदारी से बता दो, क्या यहाँ आपको दिक्कत आई थी? क्या यहाँ जरा सी भी दिक्कत आई थी, या फिर आपको बहुत इजीली पता था कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? अगर आपको दिक्कत आई थी तो बेटा, यही दिक्कतें जो छोटी छोटी होती हैं वो हमारी बेसिक चीजों को खराब करती हैं। यही दिक्कतें होती हैं जिसकी वजह से हम अपना कॉन्सेप्ट फुल्ली नहीं प्रिपेयर कर सकते और हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, वो जो आना चाहिए ऑर्गेनिक पढ़ते वक्त। लेकिन अभी मैं आपको अश्योर कर देती हूँ कि पढ़ते रहिए, बस सारा कॉन्फिडेंस आपके एकदम पीक पे चला जाएगा, बस पढ़ते रहो। अभी समझ में आया? यहाँ भी कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। और रेजोनेंस की बात करूं तो भैया दोनों केसेस में ही रेजोनेंस प्रेजेंट है। अब एक बार अपनी आंखों में बसा लो इस चीज को। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, वो जो करना है आपको कर लो, अपनी आंखों में बसा लीजिए। ठीक है जी, ये हमारे पास हो गया भैया कि रेजोनेंस कहाँ मिलेगा, रेजोनेंस कहाँ नहीं मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि मैम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनानी होती है हमें? रेजोनेंस तो आपने बता दिया, अब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, आप थोड़ा सा वो भी बता दो। एक कंपाउंड का एग्जाम्पल लेती हूँ, उससे हम देखते हैं कि भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बननी कैसी है। वही वाला ले लेते हैं, ये वाला हमने कंपाउंड का एग्जाम्पल ले लिया है ना। अब हम देखते हैं कि भाई इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। ये तो एक स्ट्रक्चर गिवन था तो इसको हम ए मान लेते हैं। अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो बताओ कैसे बनाएंगे? मैम देखो ना, यहाँ पर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यानी मैम ऑल्टरनेटिव
डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है, और जब जब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तब तब हम अपना कॉन्जुगेशन प्रोसीड कर सकते हैं। तो देखो ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इधर जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड होगा वो इधर जाएगा। अब देखो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड का हो जाएगा यहाँ पर अब ये सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड यहाँ आ गया है ना, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और सिंगल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड ऊपर चला गया तो O पे आ गया माइनस, और ये आ गया CH3, यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्या इतनी चीजें क्लियर हुई, ये कैसे हो गया? क्या इतनी चीजें क्लियर हुई, ये कैसे हो गया? वापस से समझाऊं? देखो एक बार फिर से समझा देती हूँ जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुई होगी। हमें पता है कि हमारे पास ऑल्टरनेट डबल सिंगल फिर डबल बॉन्ड है। अब क्या करेगा ये डिलोकेलाइज होगा। जैसे ही ये डबल बॉन्ड यहाँ डिलोकेलाइज होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड जा चुका है, जहां से डबल बॉन्ड चला गया वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, है ना। फिर क्या हुआ, उसके बाद मैम यहाँ से डबल बॉन्ड जाके यहाँ चला गया, तो वहां पे ये जो सिंगल बॉन्ड था ये किसमें कन्वर्ट हो गया मैम, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। समझ आया? फिर ये वाला जो डबल बॉन्ड था ये भी ऊपर की तरफ चला गया। जैसे ही ये ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ पर O पे कौन सा चार्ज आ गया मैम, O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। इतनी चीजें समझ में आई? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर O पे आ गया नेगेटिव चार्ज। लेट अस सपोज ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी। तो इस तरीके से बेटा हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, और आप कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे लेंगे मैम, और किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा लेंगे, किसका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा लेंगे? अगर कोई मैम आपको जानना चाहता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि वो आपके कौन से फेस को ज्यादा जान सकता है? क्या वो आपके ऑफिस वाले फेस को ज्यादा जानना चाहेगा, या फिर वो आपके पेरेंट्स वाले बिहेवियर को ज्यादा जानना चाहेगा, या वो आपके दोस्तों के बिहेवियर को ज्यादा जानना चाहेगा? तो किसका हम कंट्रीब्यूशन ज्यादा ले? तो बेटा कंट्रीब्यूशन डिपेंड करता है ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना ज्यादा स्टेबल है। ये जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, इनमें से जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा, हम उतना ही उसका कंट्रीब्यूशन लेंगे। इन सभी में से जितना भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, इनमें से जो भी ज्यादा स्टेबल होने वाला है हमारे पास, उतना ही हम कंट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख लीजिए, कंट्रीब्यूशन कितना लेंगे कैसे पता चलेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितना ज्यादा स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि हम कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन लेने वाले हैं। और बेटा इतना बेटर तरीके से मैं आपको क्वालिटी कंटेंट दे रही हूँ ना, आई कैन अश्योर तुम्हें ये कंटेंट कहीं मिलने नहीं वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलने वाला। आई कैन अश्योर, इतना डीप नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ कि अगर कोई बच्चा जेई की तैयारी कर रहा है उसके लिए लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। बस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। इससे बेटर, इससे डीप कोई पढ़ा ही नहीं सकता, मैं दावा कर दे रही हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट की बात कर रही हूँ। ठीक है जी। तो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगी मैम? कंट्रीब्यूशन पे। तो अब हम क्या देखें? अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे डिपेंड करते हैं। किन किन फैक्टर से पता चलेगा कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कितनी ज्यादा स्टेबल होने वाली है। और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, सेमेस्टर में तो उतना नहीं बनता, लेकिन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जेई हो गया, नीट हो गया, CSIR नेट हो गया, उस CSIR नेट में भी बहुत बेसिक तो पूछा नहीं जाएगा। उसके अलावा आपका MSc के लिए एंट्रेंस एग्जाम हो गया, कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव वाला, यहाँ जो मैं करवाने जा रही हूँ यहाँ से सवाल बहुत बनता है। तो लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यानी जो हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको अफेक्ट करते हैं, आप ये बता दीजिए मैम। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा सवाल भी बनता है। चलिए इसी को हम समझते हैं डिटेल में, एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में हम जानेंगे। तो जो सबसे पहला फैक्टर होगा वो होगा नंबर ऑफ चार्जेस। सबसे पहला फैक्टर होगा आपके पास में नंबर ऑफ चार्जेस, यानी चार्ज का क्या सीन होता है मैम, आप चार्ज के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए।
नंबर ऑफ चार्ज का क्या सीन होता है, सुनो मेरी बात। किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा चार्जेस होंगे, समझना ध्यान से, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटा जितने ज्यादा चार्जेस होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होती है। वापस रिपीट करूं, किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा चार्जेस होंगे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होगी। यानी हमें क्या लिखना चाहिए मैम, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। दैट मीन्स हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्जेस। जितने ज्यादा चार्जेस होंगे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी मैम उतनी ही कम होती जाएगी। इसमें कोई दोराहे वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें दोराहे वाली बात नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगला पॉइंट आता है हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्या सीन है मैम, ये भी बता दीजिए भाई। नंबर ऑफ बॉन्ड्स का क्या सीन है ये भी बता दीजिए। तो सुनिएगा, जितने ज्यादा हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, जैसे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है, एक ये है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आएंगे उतना ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। चार्ज तो देखो नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन जितने ज्यादा बॉन्ड्स आएंगे, जितना नंबर ऑफ बॉन्ड आएगा उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। क्या चाहिए हमें मैम, जितना ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स आ रहे होंगे उतना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। यानी लिख लो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। जितने ज्यादा बॉन्ड्स बनेंगे उतना ही ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो रहा होगा। इतनी चीज समझ आई। ये दो फैक्टर्स हमारे पास हो गए। थर्ड फैक्टर और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोकेशन ऑफ चार्ज। अब सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन यही होती है इस थर्ड वाले पॉइंट में, लोकेशन ऑफ चार्ज। थर्ड पॉइंट है हमारे पास में लोकेशन ऑफ चार्ज। भाई लोकेशन ऑफ चार्ज से क्या मतलब है मैम, थोड़ा सा ये बता दीजिए हमें, सुनिएगा। लोकेशन ऑफ चार्ज का मतलब है बेटा चार्ज अपनी सही लोकेशन पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हमारे पास एटम है जो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, एक एटम है जो कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। सपोज करो एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कैसा है कि मैम जो हमारे पास ऑक्सीजन है ना वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और जो कार्बन है वो कैसा है मैम, जो कार्बन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। अब क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ज्यादा वो निगेटिव चार्ज को कैरी करेगा, और जितना ज्यादा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा कोई वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा, वो उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो समझिएगा, अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो उस पे सबसे स्टेबल चार्ज कौन सा होगा, निगेटिव वाला, और अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है तो उस पे सबसे स्टेबल चार्ज कौन सा होगा मैम, उस पे सबसे स्टेबल चार्ज होगा पॉजिटिव वाला। इतनी चीज समझ में आई। तो चार्ज की क्या लोकेशन रहने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है ये लिख देती हूं मैं यहां पर। निगेटिव चार्ज इज स्टेबल, निगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, whereas positive charge is stable on less electronegative element। बेटा आपको नोट्स में भी जरा सी भी मेहनत नहीं करनी, तुम्हें नोट्स में भी इतनी सी भी मेहनत नहीं करनी। इसका प्रिंट आउट निकाल के डायरेक्टली काम चला सकते हो, या फिर यहाँ से डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हो। एक एक चीज मैं तुमको यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हूँ, तुम लोगों के हिस्से के नोट्स भी मैं तुम्हें बोर्ड पे बना के दे रही हूँ। इससे बाहर ना एक शब्द लिखना है, ना एक भी शब्द लिखने की रिक्वायरमेंट है, इतना मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। तुम्हें नोट्स चाहिए मैं दे रही हूँ, तुम्हें कॉन्सेप्ट चाहिए मैं दे रही हूँ, तुम्हें सवाल चाहिए मैं दे रही हूँ, सब कुछ मैं दे रही हूँ। बदले में आपको क्या करना है, बस कॉमेंट करना है अच्छे अच्छे, अगर मैं डिजर्व करती हूँ तो। आप कमेंट्स करेंगे, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैम को मोटिवेट रखोगे तो मैम आपको मोटिवेट रखेंगी। तो बस कमेंट करते रहिए, अपना फीडबैक जरूर बताते रहिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए, अपने दोस्तों तक रीच पहुंचाइए, अपने दोस्तों को बताइए कि मैम यहाँ ये कवर करवा रही हैं।
जिनकी भी ऑर्गेनिक वीक हो। अगर आपके भाई बहन की वीक है तो उनको शेयर करिए, जितना शेयर करोगे उतना लोगों तक ये कंटेंट पहुंचेगा और उतना ही ज्यादा हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ बेसिक ऑर्गेनिक उठाई है, ऑर्गेनिक में पता नहीं कितने ही चैप्टर है, कितने ही चैप्टर हैं, कोई अंत नहीं है, सब उठा सकते हैं। इनऑर्गेनिक पता नहीं कितने ही चैप्टर हैं, कोई अंत नहीं है। तो बस अभी हमने शुरुआत की है, शुरुआत में आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप अपना साथ दीजिए, अपना प्यार दीजिए, प्यार आपका मिलता रहेगा तो आगे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, बहुत लंबा। यकीन मानिए आज केमिस्ट्री में, अभी भी मैं केमिस्ट्री सीख रही हूँ इतने साल पढ़ने और पढ़ाने के बाद। आपने साथ दिया और आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट रहा तो एक दिन मेरे से अच्छी केमिस्ट्री में आपको सिखा के रख दूंगी, आई कैन अश्योर। बस अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलो, तो हमने क्या करा, हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए। पहला पॉइंट था नंबर ऑफ चार्जेस, जहां पर हमने देखा कि जितने ज्यादा चार्जेस होंगे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होगी। सेकंड पॉइंट देखा हमने नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा लोकेशन ऑफ चार्ज, निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे और पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पे। ये हमने लोकेशन ऑफ चार्ज के बारे में देख लिया। अब हम देखते हैं, मूव करते हैं अगले फैक्टर की तरफ, दैट इज फोर्थ फैक्टर। 3 फैक्टर हमने कवर कर लिए हैं, अब हम चौथे फैक्टर की तरफ मूव करने वाले हैं, दैट इज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। स्पेलिंग देख लेना यार सेपरेशन की, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। भाई चार्ज का सेपरेशन किस तरीके से हमें करना है, चार्ज का सेपरेशन किस तरीके से करना है। अब चार्ज को सेपरेट करना, सेपरेट करना मतलब अलग अलग करना। अलग अलग चार्जेस तो तभी हो सकते हैं ना जब हमारे पास 2 चार्जेस ऑलरेडी गिवन होंगे। अगर एक ही चार्ज गिवन है तो भाई इसको तुम कैसे सेपरेट करोगे। जब हमारे पास 2 चार्जेस गिवन है तभी तो हम इन दोनों को सेपरेट आउट करेंगे ना। यानी सेपरेशन के लिए लिख लो भाई ये चीज कि मिनिमम 2 चार्जेस मस्ट बी रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 चार्जेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। यहां पर मैम एटलीस्ट 2 चार्जेस तो हमारे पास होने ही होने चाहिए, हमारे पास एटलीस्ट यहां पर 2 चार्जेस तो मैम होने ही होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये चीज करवाती हूँ आपको। एक कंपाउंड लेते हैं हम, कोई भी रैंडम सा उठा लो यार। यहाँ पे बेटा निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर क्या है मैम, 2 अलग अलग हमारे पास चार्जेस है। एक तो कंपाउंड मैंने ये ले लिया, दूसरा मैंने क्या ले लिया, दूसरा इसी का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ पर निगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ले लिया। सुनना ध्यान से, यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इतनी दूरी है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा है। यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है मैम, निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। ये लोग दूर दूर हैं तो अट्रैक्शन कैसा होगा मैम, ये लोग दूर दूर हैं तो यहाँ पर होगा लेस अट्रैक्शन, और ये लोग पास पास है, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पास पास आ गया तो यहाँ क्या होने वाला है, बेशक यहाँ पर मोर अट्रैक्शन होने वाला है, बेशक यहाँ पर होने वाला है आपके पास में मोर अट्रैक्शन। तो जहां पर ये दूर दूर चार्जेस थे वहां पर क्या हुआ मैम, वहां पर हमारे पास लेस अट्रैक्शन हुआ। जहां जहां पास थे वहां पे क्या हुआ मैम, मोर अट्रैक्शन हुआ। और बात समझ लीजिएगा कि जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, उतनी ही ज्यादा क्या आएगी मैम, स्टेबिलिटी आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर जब हमारे पास अपोजिट चार्जेस थे, एक अट्रैक्शन किस किस के बीच होता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में तो अट्रैक्शन होगा ना। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आएंगे तो रिपल्शन होगा, निगेटिव निगेटिव आएंगे तो रिपल्शन होगा। तो देखो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव हैं बट दूर दूर है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो उतना अट्रैक्शन नहीं होगा। यहाँ भी पॉजिटिव निगेटिव हैं बट पास पास है, पास पास है मतलब कि सीधी सी बात है अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो मैम यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है, सीधी सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की क्या होगी, उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी होने वाली है। अब एक और केस मैं आपको दिखाती हूं। लेट अस सपोज यहाँ निगेटिव चार्ज लगा हुआ है इस बार और यहाँ भी निगेटिव चार्ज लगा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास कुछ ऐसी सी ही सिनेरियो मैं बना के दे देती हूँ। यहाँ पे निगेटिव लगा है, यहाँ पर भी निगेटिव लगा है। अब बताओ यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्शन हो रहा है।
मैम जब सेम तरीके के चार्जेस आपने लगा दिए तब अट्रैक्शन होने का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इधर भी निगेटिव है, इधर भी निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव से होता है रिपल्शन। अब इनके बीच में चलो थोड़ा सा डिस्टेंस है, इनके बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मैम, यहाँ पर लेस रिपल्शन हो रहा होगा, यहाँ उतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा। लेकिन ये निगेटिव और ये निगेटिव तो बहुत पास पास हैं, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर हो रहा होगा मैम मोर रिपल्शन, यहाँ पर क्या हो रहा होगा, मोर रिपल्शन हो रहा होगा। और बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही कम हो जाएगी। जितना ज्यादा यहाँ पे कम है, यहाँ पर ज्यादा है, जितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा, जितना ज्यादा रिपल्शन हो रहा होगा उतनी कम स्टेबिलिटी हो जाएगी। यहाँ पर मैं ये चीज लिख देती हूं कि जितना ज्यादा आपका रिपल्शन हो रहा होगा उतनी ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी आपकी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उतना ही कम हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर हमारे पास पॉइंट आता है सेपरेशन ऑफ चार्ज वाला, तो सेपरेशन ऑफ चार्ज देखो पॉइंट आएगा तभी जब हमारे पास मिनिमम 2 चार्जेस होने चाहिए। अगर 2 चार्जेस हैं फिर तुम ये देखोगे कि चार्जेस हैं कौन कौन से, दोनों प्लस प्लस वाले हैं, माइनस माइनस वाले हैं, या फिर एक प्लस है एक माइनस है। अगर एक प्लस और एक माइनस है तब तो अट्रैक्शन होगा, और जितना अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर 2 सेम सेम है यानी रिपल्शन वाला फिनोमेना है, तो मैम जितना ज्यादा रिपल्शन होगा ना उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होने वाली है, जितना ज्यादा रिपल्शन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा कम होने वाली है। ये बात अपने दिमाग में बिठा के रख लो, ये बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा के रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है आपके। ये 4 पॉइंट आ गए जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को बताने के लिए यूजफुल है। तो क्या सिर्फ यही 4 पॉइंट्स होते हैं? नहीं, एक पॉइंट यहाँ पर और होता है। क्या होता है वो पॉइंट, वो भी मेंशन कर देते हैं। एक पॉइंट हमारे पास और रह गया, वो भी मेंशन कर देते हैं। दैट इज लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, और वो पॉइंट कौन सा होगा? दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। दैट विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है, जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या होने वाली है। अगला पॉइंट ये। अच्छा, कुछ बच्चों को यहां भी दिक्कत आ रही होगी कि मैम ये इंटरमीडिएट क्या होता है, दिक्कत है? सुनिएगा बेटा, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, और बना के ही दिखा देती हूँ मैं आपको। लेट अस सपोज बेटा कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी से हमारा कुछ C बन गया, और फिर C ने D के साथ मिलकर हमारा फाइनली जो है वो प्रोडक्ट बना लिया। तो बीच में ये जो स्पीशीज बनके तैयार हुई है, रिएक्शन के बीच में ये जो स्पीशीज बनकर हमारे पास में तैयार हुई है, इस बीच में बनी हुई स्पीशीज को कहते हैं बेटा इंटरमीडिएट। यानी इंटरमीडिएट एक ऐसी स्पीशीज होती है मैम रिएक्शन के दौरान बनती है, ड्यूरिंग द रिएक्शन इसका फॉर्मेशन होता है, और रिएक्शन खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाती है। रिएक्शन खत्म होने से पहले ये बिल्कुल खत्म हो जाती है। इस ऐसी स्पीशीज को हम इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी स्पीशीज को हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। और ये शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं। शॉर्ट लिव्ड बोले तो बहुत ही कम टाइम के लिए आती हैं, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज होती हैं। अच्छा, होते कितने प्रकार के इंटरमीडिएट्स? अगर मैं बोलूं कि इंटरमीडिएट्स कितने प्रकार के होते हैं, इंटरमीडिएट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा कार्बोकैटायन, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो। उसके अलावा कार्बेनाइन हो सकता है अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो। उसके अलावा हमारे पास इंटरमीडिएट होते हैं फ्री रेडिकल। उसके बाद इंटरमीडिएट होते हैं कार्बीन, नाइट्रीन, बहुत सारे होते हैं। अभी हमारा वो पॉइंट नहीं है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। अभी के लिए आप इतना समझो, इंटरमीडिएट की हमें स्टेबिलिटी देखना अलग से एक पॉइंट आ गया है। अब जितना ज्यादा आपका स्टेबल होगा इंटरमीडिएट, उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। यहां पर लिख दो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, जितना ज्यादा इंटरमीडिएट आपका स्टेबल होगा is directly proportional to the stability of resonating structure. Is directly proportional to what, ma'am? It is directly proportional to the stability of resonating structure. यानी जितना ज्यादा हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होने वाला है
उतना ही ज्यादा हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी स्टेबल हो जाएगी। हमें क्या देखना है मैम, हमें बस अपने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी है, हमें बस अपने इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखनी है। जितना ज्यादा हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतनी ही ज्यादा हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगी। तो बेटा ये थे हमारे 5 पॉइंट जो किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं या उनकी स्टेबिलिटी को बताते हैं। कौन से हैं वो पॉइंट समझिएगा। पहला पॉइंट तो हमने देखा नंबर ऑफ चार्जेस का, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होने वाली है। दूसरा पॉइंट हमने देखा नंबर ऑफ बॉन्ड्स का, जितने ज्यादा बॉन्ड्स आएंगे उतनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगी। थर्ड पॉइंट हमने देखा लोकेशन ऑफ चार्ज, जितना अगर निगेटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्टेबल होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे भी। एंड देन सेपरेशन में हमने डिटेल में देखा कि अट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा तो क्या होगा। एंड लास्ट में जो लास्ट पॉइंटर था वो था स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, यानी जितना स्टेबल इंटरमीडिएट होने वाला है उतना ही ज्यादा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी स्टेबल होगा। हमें देखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी, उसके लिए हम इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी चेकआउट करेंगे। जितना ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाएगा। एंड दैट इज इट। ये थे हमारे कुछ 5 फैक्टर जो कि किसके बारे में बताते हैं मैम, किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं। तो मैम अब आप ये बता दीजिए हमें कि किसको हम ज्यादा प्रायोरिटी दें। आपने तो 5 पॉइंट बता दिए, चार्ज, बॉन्ड, लोकेशन ऑफ चार्ज, सेपरेशन ऑफ चार्ज, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। इन 5 पॉइंट्स में हम किसको ज्यादा प्रायोरिटी दें ये कैसे पता चलेगा, किसको ज्यादा, कौन ज्यादा प्रायोरिटी वाला होगा, कौन कम प्रायोरिटी वाला होगा, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता रही हूं, यहाँ पर लिख लो प्रायोरिटी ऑर्डर, और बस यही प्रायोरिटी ऑर्डर देख के आपको सवाल सॉल्व करना है, कुछ गड़बड़ नहीं आएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देनी है, सबसे पहले कौन सा हमें लगाना है, सबसे पहले हमें लगाना है बेटा अपना फैक्टर नंबर ऑफ चार्जेस वाला, यानी सबसे पहले हमें देखना है नंबर ऑफ चार्जेस। जितने सबसे पहले चार्ज वाला देखेंगे पहले, जैसे तुम्हारे सामने सवाल आए कि बताओ इनमें से कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है, पहला फैक्टर जो तुम लोग चेक करोगे वो होगा नंबर ऑफ चार्जेस। सबसे पहले चार्ज चेक कर लो कि भैया किस पे ज्यादा चार्ज है। अगर सवाल आ गया, आंसर यहीं से आ गया, तो बाकी के फैक्टर देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला फैक्टर होगा नंबर ऑफ चार्जेस देखना। हम नंबर ऑफ चार्जेस सबसे पहले देखेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस के बाद किसको देखेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस के बाद नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देखेंगे, नंबर ऑफ चार्जेस के बाद हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। मान लो नंबर ऑफ चार्जेस अगर दोनों स्ट्रक्चर में सेम आ गए, फिर हम देखेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। जितने ज्यादा जिसमें बॉन्ड होंगे उतनी ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद किसको देखेंगे, हमने एकदम लाइन से पढ़ रखा है। थर्ड फैक्टर हमने क्या पढ़ा था, थर्ड फैक्टर मैम आपने बताया था लोकेशन ऑफ चार्ज, थर्ड फैक्टर आपने बताया था लोकेशन ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज की लोकेशन बेटर होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी आएगी। फोर्थ फैक्टर क्या था, फोर्थ फैक्टर था हमारे पास में सेपरेशन ऑफ चार्ज। फोर्थ फैक्टर क्या था मैम, सेपरेशन ऑफ चार्ज। और सबसे लास्ट फैक्टर क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। यानी हम सबसे लास्ट में किसको देखने वाले हैं मैम, सबसे लास्ट में आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को, सबसे लास्ट में आप देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट को, कि जो हमारा इंटरमीडिएट है वो कितना ज्यादा स्टेबल होने वाला है, जो हमारा इंटरमीडिएट है वो कितना ज्यादा स्टेबल होने वाला है। ये है बेटा प्रायोरिटी ऑर्डर, और इसी प्रायोरिटी ऑर्डर से चलना। अगर तुमने गड़बड़ कर दी, गड़बड़ घोटाला कर दिया, इनमें से कोई कुछ भी रैंडम सा लगा दिया, पहले बॉन्ड्स वाला लगा दिया, चार्ज वाला भूल गए, सारा सवाल गलत हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर नहीं आएगा। सही आंसर के लिए हमें एकदम प्रायोरिटी वाइज चलना पड़ेगा। सबसे पहले चार्ज लिखा है तो सबसे पहले तुम चार्ज देखोगे, चार्ज के बाद बॉन्ड देखना है, बॉन्ड्स के बाद लोकेशन देखनी है उस चार्ज की, लोकेशन के बाद में सेपरेशन देखना है, फिर हमें देखना है इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। एकदम लाइन वाइज चलना है, एकदम लाइन वाइज, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम लाइन वाइज लाइन चलेंगे, पहले चार्ज देखेंगे, फिर नंबर ऑफ बॉन्ड, फिर लोकेशन एंड सो ऑन। कोई भी फैक्टर उठा के पहले मत लगा देना, पहला प्रायोरिटी चार्ज, फिर बॉन्ड, फिर लोकेशन, फिर सेपरेशन, और लास्ट में मैम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। कुछ इस तरीके से हमें चीजें मैनेज करनी है, कुछ इस तरीके से हमें क्या करना है मैम, इस तरीके से हमें अपनी चीजें जो है वो मैनेज करनी है। डन, इतना समझ आया? क्या इसमें कोई डाउट है आपको, क्या इसमें कोई डाउट है? डाउट तो होंगे। अब डाउट्स कैसे रिजॉल्व करें मैम, डाउट रिजॉल्व करने के लिए आप ना थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए, और इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो मस्ट है।
इस टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो बहुत ही ज्यादा मस्ट है भाई। क्वेश्चन प्रैक्टिस करे बिना ये टॉपिक आपको समझ में आने वाला ही नहीं है ना। तो चलिए मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ जरा बुक से, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ। एक दो क्वेश्चन ढूंढते हैं यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन हमें मिल गया है कुछ इस तरीके का। हमारे पास कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH, ओके पहला वही है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3। बेटा ये है आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहली वाली, ठीक है जी। अब इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम अभी तक बनाते आ रहे थे, जैसे कि CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O माइनस और सिंगल बॉन्ड CH3, ये दूसरी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थी ये हमारे पास क्या हो गया मैम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो B हो गई। तीसरा हमें कंपाउंड क्या दिया हुआ है, तीसरा कंपाउंड दिया है CH2 पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C पे प्लस है, O पे है हमारे पास में माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या गिवन है, और यहाँ पर अपना वही CH3 गिवन है। ये हो गया आपका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये हो गई थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चौथी कैसे निकालेंगे, CH2 पॉजिटिव CH माइनस, चौथे में क्या दिया हुआ है CH2 पॉजिटिव CH माइनस, और क्या गिवन है CHCO, इस बार O पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, और यहाँ पर है CH3, ये दी हुई है D। तो हमें करना क्या है, बताना है कौन सी रेजोनेटिंग, ये चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दी हैं A B C D, इन चारों में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है, तुमको इसका आंसर देना है। इन चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसी होगी जो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाली है। कैसे निकालेंगे मैम, सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स देखेंगे कि हमें कौन सा पॉइंट सबसे पहले देखना है। क्या क्या हमने पढ़ रखा है, देखो भाई सबसे पहले क्या पढ़ रखा था, कौन सा पॉइंट देखना है मैम, सबसे पहले हमें देखना है चार्ज, सबसे पहले हमें देखना है चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी कम स्टेबल होगी। चार्ज के बाद किसको देखना है, चार्ज के बाद देखेंगे हम बॉन्ड्स को, बॉन्ड्स के बाद किसको देखेंगे, बॉन्ड्स के बाद देखेंगे लोकेशन ऑफ चार्ज को, लोकेशन ऑफ चार्ज के बाद किसको देखेंगे मैम, सेपरेशन को, सेपरेशन के बाद लास्ट में किसको देखेंगे, स्टेबिलिटी देखेंगे इंटरमीडिएट की। चलो जी सबसे पहले चार्ज देख लेते हैं। मैम देखो यहाँ पर तो कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, जीरो चार्जेस हैं, जीरो चार्जेस हैं। यहाँ पर एक और एक दो चार्जेस प्रेजेंट है, इस वाले में दो चार्जेस हैं, इसमें मैम 1 2 3 4 भाई इतने चार चार्जेस हैं। जितने ज्यादा चार्जेस होते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी कम स्टेबल होती है, इसमें भी चार चार्जेस हैं भैया, चार चार्जेस बहुत कम स्टेबल है। हमारे पास स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं मैम, चार्ज जितने ज्यादा होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही कम स्टेबल होगी। यानी अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो बताओ भाई सबसे स्टेबल कौन होगा, बता दीजिए सबसे स्टेबल कौन होने वाला है। Which resonating structure is gonna be more stable? मैम अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पर तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, जीरो चार्जेस हैं। अब क्योंकि यहाँ जीरो चार्जेस हैं तो ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होने वाला है। दैट मींस ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा मैम, क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं है। पहले फैक्टर से ही हमारा पहला आंसर आ गया, ए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ए के बाद मैम स्टेबल होगा बी, क्योंकि यहाँ दो चार्जेस हैं, यहाँ तो चार चार्जेस हैं, पहला प्रायोरिटी ही हमारी चार्जेस को है। तो मैम ए के बाद स्टेबिलिटी किसकी आएगी, बी की आएगी, क्योंकि यहाँ केवल दो चार्जेस हैं। अब बात फंसती है इस वाले में, बात फंसती है इस वाले में सी में और डी में। सी में और डी में दोनों में नंबर ऑफ चार्जेस तो सेम आ रहे हैं, उधर भी चार हैं इधर भी चार हैं। चार्जेस वाला फैक्टर तो अब यहाँ नहीं लग सकता। बॉन्ड्स वाला देखते हैं तो बॉन्ड्स भी सब सेम है, कोई भी बॉन्ड में डिफरेंस नहीं आ रहा है। सी और डी दोनों में नंबर ऑफ बॉन्ड भी बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ना तो यहाँ चार्ज वाला फैक्टर लग सकता है, ना तो यहाँ बॉन्ड वाला फैक्टर लग सकता है। तीसरा फैक्टर हो सकता है लोकेशन ऑफ चार्जेस, ये लग सकता है। ये पॉजिटिव उधर भी है, ये नेगेटिव उधर भी है, इतना सेम है। डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, इधर नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, जबकि इधर कार्बन पे पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है। बता चुकी हूँ ये चीज बेटा। कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है मैम, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई डाउट ही नहीं है इस बारी बात में। तो और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज सुटेबल होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पे कौन सा चार्ज सुटेबल होगा मैम। अगर देखिए, अगर हमारे पास
कहाँ देख रहे हैं हम, लोकेशन में देख रहे हैं, एक बार पहले आ जाओ। यस मैम, निगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अगर तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आएगा तो उस पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होने वाला है, और अगर कोई लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आएगा तो वहां पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होने वाला है। ये वाली बात है मैम। तो भाई यहाँ पे बता दो कौन सा क्या है मैम। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कैसा है, बेशक वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और ये कैसा है मैम, ये वाला सिमिलरली लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे मैम अनडाउटेडली हमारा निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे मैम अनडाउटेडली हमारा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यानी ज्यादा स्टेबल कौन हुआ मैम, सी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, और फिर आएगा डी। तो ऐसे हम निकालेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा होने वाली है, कितना ज्यादा हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होने वाला है। इस तरीके से हम बेटा स्टेबिलिटी चेकआउट करेंगे। जितना ये बस ये फैक्टर्स याद रखिएगा, जो फैक्टर्स मैंने आपको करवाए हैं, दैट इज इट, इतना इनफ है। इसी तरीके से हमें स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालनी है। डन। तो आज हमने क्या क्या कवर किया, आज हमने देखा कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, और किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो सब हमने सीखा और उनको अप्लाई भी करा एक क्वेश्चन पे। अब आप ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ये फैक्टर्स अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि उतना आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, उतना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ऑर्गेनिक बेटा बिल्कुल मैथ्स की तरह है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा आपके लिए। तो इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। अगले लेक्चर में थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस और करवाऊंगी, और हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो दैट इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। जरूर बताना कि आज के लेक्चर में किस किस ने नई नई चीजें सीखी जो आपको पहले से नहीं पता थी। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। टिल देन स्टे ट्यून विद एसआर बिहार बीएससी क्लासेस। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।